ये ऊपर ऊंचा आया, ये ऊपर ऊंचा आया। संघर्ष विराम के बाद हरमुज जलडमरू मध्य खोल दिया गया, जैसा आप शिपिंग मैप पर देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश जहाज़ों या टैंकरों को जलडमरू मध्य के बीच से जाने की अनुमति नहीं मिली, जबकि युद्ध से पहले वे यही रास्ता इस्तेमाल करते थे। कल ईरानी विदेश मंत्री ने कहा था कि जलडमरू मध्य खुला रखने की तकनीकी सीमाएं हैं। तकनीकी सीमाएं ये है कि वहां अब भी समुद्री बारूदी सुरंगें हो सकती है, इसलिए ईरानी नौसेना जहाज़ों के साथ सुरक्षित रास्ते के लिए काम कर रही है। संभव है ईरान नहीं चाहता लोग अंतर्राष्ट्रीय जल का उपयोग करें, बल्कि वे चाहते हैं लोग उनके क्षेत्र से गुजरे, ताकि अंदर बाहर जाने वाली चीजों पर उनका ज्यादा नियंत्रण रहे। दुर्भाग्यवश अधिकतर जलडमरू मध्य अभी भी अनुपयोगी हैं, इसलिए यातायात युद्ध से पहले जैसी स्थिति में नहीं लौट रहा है। यह अब भी लगभग 20 जहाज प्रतिदिन है, जो युद्ध विराम से पहले के 3 प्रतिदिन से काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पहले जैसा नहीं है। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि रोज 20 जहाजों का यातायात भी जल्दी गायब हो सकता है। देखिए, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम है, लेकिन ईरान के सामने जो एक बड़ा समस्या है वो यह है कि उसकी सेना शायद शीर्ष नेताओं की बात नहीं सुन रही है। संभव है कि यह संदेश कमान की पूरी श्रृंखला से होते हुए उन सैन्य कमांडरों तक नहीं पहुंचा जो अपनी स्वायत्त इकाइयों का प्रबंधन कर रहे हैं, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कल संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ मिनट बाद ही ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। देखिए, आपने जो देखा वो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें क्लस्टर वॉरहेड था और उसके छोटे बम इजराइल के दूसरे सबसे बड़े शहर तेल अवीव पर गिर रहे थे। ये राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के बाद हुआ, जब समझौते के लागू होने में समय लगने के संकेत दिए गए। अब ये संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद हुआ था, तो एक तरह से ये समझ में आता है, क्योंकि ऐसा हमने पिछले साल 12 दिन के युद्ध के दौरान भी देखा था। हालांकि दोनों देशों के नेताओं ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी, फिर भी हमने कुछ हमले होते हुए देखे और सभी हमलों के रुकने में थोड़ा समय लगा। तो यह समझ में आता है क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, और साथ ही ईरान ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनकी सेना नागरिक नेतृत्व से काफ़ी स्वतंत्र है। इसका मतलब है वे बस अपना काम करते हैं, क्योंकि ईरान में हत्याओं ने हालात ऐसे बना दिए थे। तो यह समझ में आता है कि उन सभी हमलों को बंद करने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो समझ में नहीं आता वो ये है कि युद्ध विराम की घोषणा के 14 घंटे से ज्यादा समय बाद भी हमले जारी हैं। सिर्फ इजराइल ही नहीं, खाड़ी देशों पर भी हमले हो रहे हैं। सोचिए, उनमें से कुछ अब लौट रहे हैं। ये हमने युद्ध के समय नहीं देखा, लेकिन युद्ध विराम में देख रहे हैं। ईरान ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद यूएई पर हमला किया, उन्होंने कुवैत पर हमला किया, उन्होंने सऊदी अरब पर हमला किया और उन्होंने कतर पर भी हमला किया। तो ऐसा लगता है कि या तो संदेश आदेश श्रृंखला में नीचे तक नहीं पहुंचा है, या फिर ईरानी नेतृत्व के पास पूरी तरह से सेना का नियंत्रण नहीं है। और यही बात अमेरिकी पक्ष पहले से लेकर चिंतित था। वे ये पता लगाना चाहते थे कि असल में नियंत्रण किसके पास है, और इसी वजह से मेरा मानना है ये जांच चल रही थी कि वे किससे बात कर रहे हैं। अमेरिका ने बातचीत कर रहे व्यक्ति से कहा कि वह दिखाए कि उसके पास ईरान पर नियंत्रण है या नहीं। इसके लिए उसने होर्मुज जलडमरू मध्य से 10 जहाज़ों को जाने दिया, और एक बार फिर हम देख रहे हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला हुआ था। तो यह कहने के लिए एक अच्छा तर्क है कि जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका बातचीत कर रहा है, उसके पास उस नौसेना पर नियंत्रण है जो होर्मुज जलडमरू मध्य का प्रबंधन कर रही है, लेकिन उसके पास उस ईरानी सेना पर नियंत्रण नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रबंधन कर रही है। अब पेंटागन ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मूल रूप से पिछले 1 महीने या उससे अधिक समय में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिकी सेना ने जो कुछ भी हासिल किया है उसका सारांश प्रस्तुत किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीट हेगसेट से उन मिसाइलों के बारे में पूछा गया जो ईरान अभी भी दाग रहा है। खैर, उनके जवाब को सुनिए। Mary Margaret, The Daily Wire, 2 सवाल।
ईरान ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग केवल उसकी सशस्त्र सेनाओं के समन्वय और तकनीकी सीमाओं के तहत ही संभव है। आपका क्या मानना है? और फिर हमने ये भी सुना है कि ईरान ने आज सुबह तक लगातार लक्ष्यों पर हमले जारी रखे हैं। हमने अनुग्रह अवधि पार कर ली है। क्या हम उन्हें मोहलत दे रहे हैं या इसमें कोई गलतफहमी है? क्या चल रहा है? हम जानते हैं कि ईरान बहुत सारी बातें कहेगा, बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, बहुत सारे दावे करेंगे। जो सहमति बनी है, जो कहा गया है, वह ये है कि जलडमरू मध्य खुला है। हमारी और उनकी सेना दोनों निगरानी कर रही हैं, लेकिन व्यापार जारी रहेगा। इसी पर बाजारों ने प्रतिक्रिया दी। जहां तक गोलीबारी की बात है, हम इसे कल रात रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे थे। बिल्कुल, हम कर रहे हैं। ईरान के लिए समझदारी होगी कि वो अपने सैनिकों तक, जो दूर दराज के इलाकों में हैं, किसी तरह संदेश पहुंचा दे कि अब गोली न चलाएं, अब और गोली न चलाएं, वन वे हमले या मिसाइलें, क्योंकि संघर्ष विराम लागू होने में समय लगता है। हम इसे देख रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें उम्मीद है और विश्वास है कि यह कायम रहेगा। अब यहीं पर चीज़ें और भी ज़्यादा उलझ जाती है। पिछली रात ईरानी द्वीप लेवान पर एक ईरानी रिफाइनरी पर हमला हुआ था। ये हमला बड़ी घटना थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इसे न तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और न ही इजराइल ने। और ऑनलाइन चल रही कुछ अटकलों के अनुसार ऐसा लगता है कि जब ये हमला हुआ तब यूएई के लड़ाकू विमान हवा में थे। तो यह संभावना है कि यह हमला यूएई ने किया था। अगर ये सच है तो पहली बार होगा जब किसी खाड़ी देश ने ईरान के खिलाफ आक्रामक अभियान में सार्वजनिक या सीधे हिस्सा लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ अफवाह है। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि यूएई ने हमला किया या नहीं। ये भी अफवाह है कि ये इजरायली फॉल्स फ्लैग हमला है ताकि युद्ध चले। तो हमें ठीक ठीक नहीं पता कि इसमें कौन शामिल था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला न तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और न ही इजराइल ने। अब अगर हम फॉल्स फ्लैग की बात करें तो ये एक ईरानी फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, क्योंकि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल में ऐसे गुट हैं जो इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते, वैसे ही ईरान के अंदर भी ऐसे गुट हैं जो युद्ध को रोकना नहीं चाहते, जो शायद युद्ध विराम से सहमत नहीं है। संभव है उन्होंने भी हमला किया हो, पर सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता। बहुत सारी अफवाहें चल रही है, लेकिन चूंकि हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो चलिए इजरायली प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं, खास तौर पर युद्ध विराम पर इजरायली प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, बस एक जल्दी सा याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। इससे हमें एल्गोरिदम में बहुत मदद मिलती है और हम आपके लिए खबरें कवर करना जारी रख सकते हैं। कल रात के वीडियो में बताया गया कि व्हाइट हाउस के मुताबिक इजरायल उस युद्ध विराम का हिस्सा है जिस पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इसका मतलब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इजराइल और उन सभी ईरानी प्रॉक्सी समूहों के बीच भी हो जिनसे इजराइल लड़ रहा है। हमने लेबनान की खबरें देखी जिनमें कहा गया कि यह युद्ध विराम लेबनान से जुड़ा नहीं है। लेबनान में इजरायली हमला और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध वैसे ही जारी रहेगा, स्थिति नहीं बदलेगी। रात में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जो अमेरिका और ईरान के मुख्य मध्यस्थ हैं, ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही। हिजबुल्लाह इस युद्ध विराम में शामिल है जिस पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इससे लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायली हमले रुकने चाहिए। बिल्कुल, विराम का मतलब ये नहीं कि इजराइल दक्षिणी लेबनान से हट जाएगा जहां वे बफर जोन बना रहे हैं, लेकिन युद्ध विराम समझौते में कम से कम एक विराम की उम्मीद वाजिब है। तो बताइए क्या हुआ? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बयान के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि लेबनान के अंदर इजरायली हमला वैसे ही जारी रहेगा, वहां कुछ भी नहीं बदला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सुबह एक पीबीएस रिपोर्टर से पुष्टि की कि हिजबुल्लाह उस समझौते में शामिल नहीं था जिस पर अमेरिका और ईरान ने सहमति जताई थी। इसका मतलब है कि लेबनान के अंदर अपने हमले में इजराइल पर कोई पाबंदी नहीं है। अब चीज़ें और दिलचस्प हो गईं, क्योंकि आज सुबह इजरायली हमला सिर्फ जारी नहीं रहा बल्कि ऐसे स्तर तक बढ़ गया जैसा पहले कभी नहीं देखा था। ये इस युद्ध में इजराइल के
सबसे भीषण हमले थे। हमलों से पहले मैं कल रात युद्ध विराम घोषणा पर इजराइल की प्रतिक्रिया पर बात करना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमें इजराइल के युद्ध दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार इजराइल को युद्ध विराम के बारे में आखिरी पल में ही बताया गया था और वह इस बात से ज्यादा खुश नहीं था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए सहमति जताई। असल में बेंजामिन नेतन्याहू इन वार्ताओं में शामिल नहीं थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध विराम के लिए सहमत होने के बाद और सार्वजनिक घोषणा से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री को फोन किया और उन्हें बताया, देखो हम युद्ध विराम की ओर बढ़ रहे हैं। अब इजरायली निश्चित रूप से युद्ध विराम में भाग लेने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन वे विशेष रूप से सिर्फ ईरान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ईरान और लेबनान अलग क्षेत्र है, इसलिए लेबनान समझौते में शामिल नहीं है। इन सब के बीच आज सुबह इजराइल ने इस युद्ध के दौरान बेरूत के अंदर अब तक का सबसे तीव्र हवाई हमलों का अभियान चलाया। युद्ध शुरू होने के बाद से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था। लगभग 100 इजरायली हवाई हमले 10 मिनट से भी कम समय में हुए। ऐसा लगता है कि इस हवाई हमले की वजह से युद्ध विराम टूटता जा रहा है। ईरान और मीडिया ने कहा है कि वे युद्ध विराम समझौते से पीछे हटेंगे और शुक्रवार को पाकिस्तान में होने वाली सामने सामने की बैठक में लेबनान में हमलों के कारण शामिल नहीं होंगे। ईरान हमले रोकने की मांग कर रहा है। इसके अलावा हम उसी सरकारी मीडिया के उसी बयान में देख रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकर यातायात को बंद कर दिया है। फिर भी कुछ अन्य सामान हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर जा रहे हैं। मेरा अनुमान है कि वह अभी भी जारी है या उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ज्यादातर यातायात तेल टैंकरों का है। अब ईरान कह रहा है कि वे इसे बंद करेंगे, यानी युद्ध विराम 12 घंटे में ही लगभग खत्म हो रहा है। यहाँ और भी विवरण हैं। सुप्रभात। ताजा खबर है कि सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। आज सुबह 2 जहाज इस रास्ते से निकले, पर सरकारी मीडिया फिर रिपोर्ट कर रही है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर रहा है। मैंने अभी एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी से बात की जो ईरानियों की इस कार्रवाई पर चेतावनी दे रहे थे। उन्होंने कहा, युद्ध विराम के कुछ घंटे बाद ईरानी दिखा रहे हैं कि वे जलडमरू मध्य को नियंत्रित कर वैश्विक ऊर्जा व्यापार पर दबाव बनाना चाहते हैं। ये ऐसे समय में आया जब रिपोर्टों में बताया गया कि ईरानी हमले ने सऊदी अरब की पूर्व से पश्चिम जाने वाली तेल पाइपलाइन को निशाना बनाया और वहां नुकसान हुआ, जिसकी जांच चल रही है। ये पाइपलाइन सऊदी कच्चे तेल के निर्यात का एकमात्र रास्ता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और जैसे ही ईरानी लोग जलडमरू मध्य पर दबाव बना रहे हैं, वे एक बार फिर इस क्षमता का उपयोग करके वैश्विक ऊर्जा निर्यात पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वह क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जिस स्थिति में है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामी क्रांति तक पीछे जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए थे वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अंदाजा लगाइए, क्या हम यही अपने मल्टी पार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं जो आज रिलीज हुआ। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ईरान के इतिहास में और ये जानने में दिलचस्पी है कि हम आज यहाँ तक कैसे पहुंचे, तो जरूर जाकर इसे सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें